Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021. So guys, आज है इस सीरीज का डे 42. लगभग ये कोर्स अब एंड पे आने वाला है ना. 45 डेज का ये कोर्स था जिसमें हम डे 42 पे पहुंच चुके हैं. लगभग सारे चैप्टर ही रिवाइज हो चुके हैं. पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट हम लोग है ना, मतलब पी ब्लॉक हमने एक लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा तगड़ा सा जोश और जुनून वाला लेक्चर. सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे. क्या कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द नंबर ऑफ एस बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर S3O9 इज. देखो, जो अपना S3O9 होता है वो बेसिकली क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मींस SO3 का क्या होता है, ट्राइमर होता है. इसका क्या होता है, ये ट्राइमर होता है. हाँ या ना? हाँ. S3O9 इज ट्राइमर ऑफ व्हाट, SO3. गाइस, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं S3O9 का, ध्यान से हम समझेंगे कि कुछ नहीं करना है. देखो, आपको SO3 कैसे बनाते थे. SO3 इधर डबल बॉन्ड लगाते थे. कुछ मत करो, सल्फर का 2 वैलेंसी ऐसे फ्री कर दो. पहले ऐसे देखो स्ट्रक्चर इसका बनाना है, आसानी से बनेगा. यहां भी ऐसे फ्री कर दो, फिर डबल बॉन्ड हो, यहां पे भी फ्री कर दो. बीच में आप क्या डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, है ना. इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो अगर एकदम बहुत प्यार से अगर हम सजा के लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप का. तो अगर यहां से आप पूछा जाए कि भाई एसएस बॉन्ड है कितने बताओ S3O9 में, तो कहोगे कि 0 होगा. क्यों? क्योंकि यहां पे देखो एसएस लिंकेज है ही नहीं, यहां पे SOS लिंकेज है. अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि S3O9 में कितने SOS बॉन्ड है, तो आपका आंसर होगा 3 होगा. 1 2 3. क्लियर? तो दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बेसिकली जो SO3 है वो गैसियस फेज में एज SO3 प्लेनर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये ट्राइमर S3O9 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ये अपना ट्राइमर के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए आप ध्यान रखोगे इस स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे. कहा जा रहा है विच इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस. ऑन नहीं, ऑफ फास्फोरस. बेसिकली अगर आपको याद हो तो फास्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते थे, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक. व्हाइट फास्फोरस डिस्क्रीट P4 यूनिट्स को बोलते थे. तो यहां पे 2 P4 मॉलिक्यूल वंडरवाल फोर्स से जुड़ा होता था. रेड फास्फोरस में 2 P4 यूनिट है ना, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता था. यहां पे क्या होता था, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता था. तो ऑब्वियसली इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, रेड वाला होगा. और जो ब्लैक फास्फोरस है वो 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता था. तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. हाँ या ना? और इसी ऑर्डर में इनके डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी आते थे. तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा. ब्लैक फास्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. कहा जा रहा है विच ब्लू लिक्विड इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्टिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ 2 गैसेस एट -30 डिग्री सेल्सियस. ध्यान से समझेंगे, जब भी आपको बोल दे कि ब्लू लिक्विड -30 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ा है नोट्स में, ये है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी है कि N2O3 क्या होता है, ब्लू कलर्ड लिक्विड होता है -38 डिग्री सेल्सियस के आसपास. हाँ, क्वेश्चन में -30 डिग्री सेल्सियस भी दिया है तो हम वही रेंज मान के चलेंगे, है ना. तो इसमें कुछ नहीं भी जानते तो भी आंसर करते कि भाई इन सब में ब्लू लिक्विड सिर्फ कौन होता है, N2O3 होता है. बनता ये कैसे, NO और N2O4 जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई, N2O3 बनाता है. क्या बनाता है ये, N2O3 बनाता है. बात समझ में आता है, सिंपल. ठीक है. वैसे देखो, एक्चुअल जो रिएक्शन होता है वो ये होता है NO प्लस NO2 गोज टू N2O3, है ना. ये दोनों गैस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या बनाते हैं, N2O3. कई बार क्वेश्चन में आप देखोगे कि देखो NO तो एज इट इज रहेगा, लेकिन NO2 जो है वो डायमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, N2O4 कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में. तो कई बार ये रिएक्शन भी अगर दिया रहे तो क्या बनाएगा, N2O3 बनाएगा. बस इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. यहां पे 2 लगा लो और यहां पे 2 लगा लो. इक्विमोलर इसलिए बोला था क्योंकि ओरिजिनल रिएक्शन क्या है, NO और NO2 1:1 रेशियो में रिएक्ट करके क्या बनाता है, N2O3 बनाता है. तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे. कहा जा रहा है द रिएक्शन ऑफ NO विद N2O4 एट 250 केल्विन गिव्स व्हाट, N2O3, है ना. हाँ, बेसिकली क्या है यार कि सिंपल सी बात है,
जो अपना NO2 है, जो कि क्या होता है, ब्राउन कलर्ड गैस होता है, उसको अगर और कंप्रेस किया जाए तो वो N2O4 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, N2O4 कलरलेस होता है, ठीक है। हाँ, ग्रुप 17 पे क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस Cl2, याद आया क्या? NH3 और क्लोरीन का रिएक्शन याद आया? कुछ याद आया होगा। देखो यहां पे ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अमोनिया दो केस में हो सकता है, या तो आप क्लोरीन को एक्सेस में ले लो या फिर आप अमोनिया को एक्सेस में ले लो, दोनों ही जगह प्रोडक्ट अलग अलग बनता था। अब प्रोडक्ट याद रखने का तरीका क्या बताया था आपको, याद है क्लास में, कि जिसको हम एक्सेस में लेंगे वो दोनों ही प्रोडक्ट में दिखेगा, वो दोनों ही प्रोडक्ट में दिखेगा। जैसे अगर हमने क्लोरीन को एक्सेस लिया तो दोनों प्रोडक्ट में क्या दिखेगा, Cl दिखेगा, ठीक है। अगर हमने अमोनिया को एक्सेस में लिया तो दोनों प्रोडक्ट में नाइट्रोजन दिखेगा। जबकि देखो जो लिमिटिंग वाला है वो दोनों में नहीं, सिर्फ एक में दिख रहा है। जैसे यहां पे लिमिटिंग कौन है, NH3, तो नाइट्रोजन देखो एक प्रोडक्ट में दिख रहा है, दूसरे में नहीं। यहां पर लिमिटिंग कौन है, क्लोरीन, तो ये एक में दिख रहा है, दूसरे में नहीं, ठीक है। तो हमारा पूछा था कि क्या क्वेश्चन क्या है अपना, देख सकते हैं हम, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस Cl2 मींस NCl3 एंड क्या बनेगा, यहां पे गाइस ये वाला ऑप्शन होगा NCl3 एंड HCl, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ आ गया, आगे बढ़े पक्का। चलो नेक्स्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिव्स अ ब्राउन गैस ए। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट मींस PbNO3 होल ट्वाइस, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, एक ब्राउन कलर्ड गैस मिलता है जिसको हम A बोल रहे हैं। द गैस A ऑन कूलिंग चेंजेस टू अ कलरलेस सॉलिड लिक्विड। अगर A को हम क्या कर दे, कूल कर दें, है ना, तो ये किसमें चेंज हो जाता है भाई, कलरलेस लिक्विड या सॉलिड जो भी होगा उसको हम बोल रहे हैं B, है ना। B ऑन हीटिंग विद NO, जब B को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं किसके साथ, NO के साथ, चेंजेस टू अ ब्लू सॉलिड C। बेसिकली ब्लू लिक्विड होगा, सॉलिड नहीं, यहां पर लिक्विड होगा, ब्लू सॉलिड C। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन सॉलिड C इज। सिंपल सी बात है, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बेसिकली क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है और NO2 बनता है और, है ना, O2 बनता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो ब्राउन कलर गैस है वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, NO2 है। NO2 क्या होता है, ब्राउन कलर का। अब NO2 को अगर आप कूल करोगे तो ये क्या बनाएगा, N2O4 बनेगा। डाइमर अभी तो समझा है कि बस यहाँ पे क्या होता है भाई, कूलिंग, मतलब कूलिंग भी बोल सकता है, कंप्रेस भी बोल सकता है, कंप्रेस्ड, ठीक है। तो N2O4 कलरलेस है ना, कलरलेस लिक्विड बनेगा, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं, कलरलेस है, पक्का है बात। अब इसका रिएक्शन हम अगर कराएंगे NO के साथ तो क्या बनेगा, अभी हमने रिएक्शन पढ़ा, क्या बनेगा, N2O3 बनेगा, क्या बनेगा, N2O3 बनेगा, है ना, ब्लू लिक्विड बोला था, N2O3 कंफर्म था, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन सॉलिड C, तो C में बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम है, 2x + 3 × ऑक्सीजन -2, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, x की वैल्यू क्या आएगी, +3 आएगी। तो ये था इंटीजर टाइप क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है ना। आंसर क्या आएगा, A आएगा। क्लियर। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहता हूं, देखो ग्रुप 15 बड़ा है, पी ब्लॉक का सबसे बड़ा चैप्टर ग्रुप 15 है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। जितने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मार्क कराए हुए नोट्स में, सिर्फ अगर आप अब, चूंकि अब लास्ट टाइम है, तो अगर सिर्फ वही आप माइंड में रखो तो भी आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे, पी ब्लॉक के, छूटेंगे नहीं, नोट्स से ही आएंगे क्वेश्चन पी ब्लॉक में। एक्वा रेजिया इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग नोवल मेटल्स लाइक AU एंड PT, याद है, हाँ। द गैस इवॉल्व इन दिस प्रोसेस इज, देखो तो रिएक्शन क्या होता है, मैंने वहां भी आपको यह चीज समझाया था कि देखो एक्वा रेजिया में क्या कर, एक्वा रेजिया का यूज क्या होता है, बेसिकली इसमें जो नोवल मेटल्स है, मींस जो बहुत ही क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डिसॉल्व करा पाते हैं, लाइक AU हो गया, PT हो गया, है ना, इनको, है ना। तो रिएक्शन अगर आपको देखे तो बहुत बड़ा आता है ना, एक्वा रेजिया के साथ AU का रिएक्शन बहुत बड़ा आता है, देख रहे हो इतना बड़ा होता है, AU 4H+ NO3- Cl-। एक्वा रेजिया बेसिकली होता है क्या, HCl HNO3, तो इसलिए Cl- HNO3, ठीक है। बनाता है ये AuCl4- और क्या बनाता है, NO गैस बनाता है। अब NO गैस की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है भाई, पैरामैग्नेटिक गैस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल एटम दिख रहा था, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक गैस होता है, कलर्ड नहीं होता, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था कि इतना बड़ा रिएक्शन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पता है क्या पूछेगा, आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
एक तो जब हम Au और Pt को एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कराते तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो NO इवॉल्व होता है। ये है Au वाला रिएक्शन और नीचे ये रहा आपका Pt वाला रिएक्शन। यहां भी कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, NO गैस ही इवॉल्व हो रहा है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि Au को जब हम एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कराते हैं तो Au का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर क्या होगा, तो AuCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको ऑरिक क्लोराइड बोलते हैं। और ध्यान से समझेंगे Au+3 का ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन बच्चों ने पढ़ा है उन बच्चों ने ये साफ सा पढ़ा होगा कि 4D और 5D सीरीज के जितने भी मेटल आयंस है, चाहे लिगेंड कोई भी हो, सब लिगेंड वहां पे कैसे बिहेव करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करता है। क्योंकि 4D और 5D सीरीज के मेटल आयंस की जो जेड इफेक्टिव है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए जैसे ये Cl माइनस के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो पेयरिंग वेरिंग हो जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो सिंस जेड इफेक्टिव इज मोर एंड Cl माइनस चूंकि है तो ये बिग फील्ड लिगेंड, लेकिन यहां पे चूंकि मेटल की जो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, मींस लिगेंड को अपनी तरफ ये बहुत पावरफुल तरीके से खींचेगा, है ना। इस कारण से यहां पे पेयरिंग हो जाएगी। तो ये था Au+3 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के अगेंस्ट पेयर हो जाएंगे। तो एक D खाली मिल जाएगा, अपने को 4 चाहिए ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो D है ना, ये 5D इधर है अपना 6s और ये है 6p, तो अपने को 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो। तो 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP2 आएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है फिर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो एक्वा रेजिया भी रिवाइज हो गया, ठीक है। ग्रुप 17 में आपको एक चीज और रिवाइज करने की जरूरत है, ध्यान से समझेंगे, वो है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, है ना। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन नोट्स से आप रिवाइज कर लेना कि कैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरीन को, क्योंकि बहुत ज्यादा वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कहा जा रहा है ऑन हीटिंग कंपाउंड ए गिव्स अ गैस बी। कह रहा है कि ए को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, दे रहा है गैस बी विच इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। बी जो है वो क्या है, एयर का कंस्टिट्यूएंट है। अब एयर का जो कंस्टिट्यूएंट है वो मेनली क्या है भाई, N2 और O2 है, ठीक है। माइंड में ऐसे चलनी है बात। दिस गैस व्हेन ट्रीटेड विद H2, अब इस गैस को जब हम H2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, यहां पे क्या रख रहे हैं भाई, हमें एक कैटलिस्ट रख रहे हैं, गिव्स अनदर गैस C विच इज बेसिक इन नेचर। तो एक गैस C दे रहा है जो कि क्या है भाई, ये बेसिक है नेचर में, है ना। तो A शुड नॉट बी, तो एक कौन सा नहीं होना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो कि एयर का कंस्टिट्यूएंट है N2 और O2। N2 का रिएक्शन अगर हम H2 के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। हेवर्स प्रोसेस है तो कैटलिस्ट भी वहां पे यूज होता था, याद आया क्या। और NH3 क्या है, बेसिक है। इसका मतलब B कोई और नहीं बल्कि ये क्या है भाई, N2 ही है, ठीक है। तो सिंपली हमसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है कि N2 हम किससे ऑब्टेन नहीं कर सकते, किसके हीटिंग से। यही तो ना, ये तो ना हमें क्या पूछा गया है कि A शुड नॉट बी, A क्या नहीं होना चाहिए, A क्या है जिसको हम हीट करके N2 गेन कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है हमसे कि N2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यही ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। आपको अगर याद हो तो ये भी हमने नोट्स में कराया और इंपॉर्टेंट मार्क करके कराया कि देखो बेसिकली 3-4 रिएक्शन है जहां से हम N2 को ऑब्टेन कर सकते हैं, वही आपको याद रखना है। जैसे आप अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करोगे तो आपको N2 मिलेगा, Cr2O3 जो कि ग्रीन सॉलिड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अमोनियम नाइट्राइट है ना, इसको हीट करोगे तो भी N2 मिलेगा। अजाइड को, जैसे बेरियम अजाइड हो या सोडियम अजाइड हो, इसको आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपका, है ना, मेटल मिलेगा और साथ में N2 मिलेगा, ठीक है। अजाइड का मतलब ये होता है N3-, नाइट्राइड का मतलब होता है N पे3-, सिंपल। अच्छा, लेड नाइट्रेट को कभी भी आप हीट करोगे तो N2 नहीं मिलेगा, वहां पे NO2 मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया होगा आपको कि जब हम लेड नाइट्रेट, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो इसको हीट करने से हमें N2 नहीं मिल सकता, और हमें तो भैया क्या चाहिए, गैस जो B है वो क्या बेसिकली N2 है, तो हमें तो N2 चाहिए। ये अपना A, तो B थोड़ी हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही तो हमसे पूछा था कि A शुड नॉट बी, तो आंसर क्या आएगा, यही होगा, लेड नाइट्रेट। क्लियर, हाँ या ना, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट फास्फोरस ऑन रिएक्शन with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2 gives phosphine and compound X, ठीक है।
X देखो यहां पे क्या कह रहा है कि P4 जो है वो कंसंट्रेट NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर ऑफ CO2 तो क्या देता है, ये फॉस्फीन देता है और उसके साथ एक कंपाउंड देता है X ऑन एसिडिफिकेशन, मतलब X के साथ क्या मिला दिया है ना, एसिड मिला दिया, गिव्स कंपाउंड Y, द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड Y इज। देखो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पहले नहीं आया, लास्ट क्लास में भी हमने करा है P4 का रिएक्शन विद बॉइलिंग NaOH, यही है। अब क्या मॉडर्न तरीके से इसको पूछा जा रहा है कि देखो सिंपल सी बात है, P4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है और बनता है PH3 प्लस NaH2 कुछ ऐसा ही तो बनता था ना, NaH2PO2 है ना, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बोलते थे इसको, ठीक है, मतलब X जो है वो यही है, ठीक है। और HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहा हो तो बेसिकली होगा क्या, Na प्लस है, इधर पूरे पे माइनस है, H प्लस क्या करेगा, Na प्लस को रिप्लेस कर देगा। ऐसे रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा पढ़े हैं, ठीक है। मतलब जो Y बनने वाला है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, H2PO2 मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, H3PO2 लिख सकते हैं। तो Y क्या है, H3PO2, हमें उसकी बतानी है बेसिसिटी। याद था मोल कॉन्सेप्ट में भी कराई थी इसकी बेसिसिटी। कैसे बनाएंगे भाई, इसका स्ट्रक्चर बताओ, P डबल बॉन्ड O पहले लगा देते, फिर OH के कपल बना देते, तो एक O तो गया, फिर एक O बचा और 3 H बचा, तो कपल तो एक ही होगा OH, बाकी 2 हाइड्रोजन सिंगल ही मरेंगे, ठीक है, वैलेंटाइन वीक में भी। बेसिसिटी बताओ क्या हो जाएगा, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे हैं वही क्या हो जाएगा भाई, इस एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली आर। ए और बी क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 2 रिएक्शन लिखा हुआ है, एक है NaOH प्लस Cl2 A प्लस साइड प्रोडक्ट्स, यहां पे हॉट एंड कंसंट्रेट बेसिकली NaOH को लेंगे, टाइपिंग में इधर उधर सीक्वेंस हो गया है, फिर लिया है CaOH हॉल ट्वाइस प्लस Cl2 है ना, B प्लस साइड प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, और साइड प्रोडक्ट क्या है, ड्राई है, ठीक है। अब देखो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था हैलोजन में कि रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH एंड विथ हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH, जैसा कि ये आपकी स्क्रीन पे सारा ही रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया, रिवाइज हो जाए ताकि, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ हैलोजन का रिएक्शन कराते तो क्या बनता था, देखो हर जगह हेलाइड बनेगा, सारे रिएक्शन में हेलाइड बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है अपना मेन प्रोडक्ट, ठीक है, सारे रिएक्शन में, ये अदर वाला, पानी भी हर जगह, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ क्या होता था भाई कि हैलोजन ऑक्सीजन साथ में रहता था, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। हॉट एंड कंसंट्रेट लेते थे तो ऑक्सीजन और बढ़ जाता था और ये ऑक्सीडाइज हो जाता था, ये कंपाउंड और ऑक्सीडाइज होता था, हॉट एंड कंसंट्रेट है तो, ठीक है। तो यही डिफरेंस था, यही ट्रिक था जो हमें समझना था कि एक जगह क्या बनता था, जब हम कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ X2 का रिएक्शन कराते थे तो NaXO बनता था, और अगर हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH के साथ मतलब हैलोजन का रिएक्शन कराए तो NaXO3 बनता था। लेकिन यहां पर हैलोजन सिर्फ Cl Br और I ले सकते हैं, फ्लोरीन का रिएक्शन इनमें फिट नहीं होता, फ्लोरीन बिल्कुल इन तीनों से अलग बिहेवियर शो करता है क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल का राजा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो फ्लोरीन जो है वो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्ट करता था तो फ्लोरीन को लगती थी ठंडी, फ्लोरीन रहता था ऑक्सीजन के साथ, हाँ या ना, ऐसे ही बताया था, हाँ। जब फ्लोरीन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करता था तो फ्लोरीन बोलता था मतलब हमें भी ठंडी नहीं लग रही, ऑक्सीजन बोला हमें भी ठंडी नहीं लग रही, तो ऑक्सीजन अलग हो जाता था, फ्लोरीन बस इधर ही रहता था, उसके साथ जाता ही नहीं था। क्लियर, तो ऐसे हमने याद करवाया था। फिर CaOH हॉल ट्वाइस प्लस Cl2, ये S ब्लॉक में रिएक्शन पढ़ा है, ये क्या बनाता है, CaOCl हॉल ट्वाइस, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और साथ में CaCl2 बनता है ना। तो एक तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमसे क्या पूछा था वो देख लो, NaOH प्लस Cl2 हॉट एंड कंसंट्रेटेड मींस क्या बनेगा, NaXO3 मींस NaClO3 बनेगा और CaOCl हॉल ट्वाइस, आंसर डी आएगा क्या, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन, किसमें, देखो C60 हो, C70 हो या फिर ग्रेफाइट हो, हर जगह कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है।
डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है भाई, sp3 होती है। मींस डायमंड में जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है वो क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। जबकि ग्रेफाइट हो, 660 हो, C70 हो, वहां पे क्या होता था, डबल बॉन्ड या फिर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता था। इसलिए इधर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किस में होगा, डायमंड में होगा, कार्बन कार्बन के बीच। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ये कई बार पूछा गया है, फिर भी 2020 में पूछ दिया। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में बोला था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2020 में पूछा अगेन। C60 एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेंट्स। C60 में क्या होता है, याद करो T20 जो है वो किसका गेम है, 6 का गेम है। तो हमने बताया था बेसिकली कि C60 में बेसिकली देखो 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो 6 मेंबर रिंग कितने प्रेजेंट होंगे, 20 होंगे। क्यों, क्योंकि T20 जो है वो छक्का मारने का गेम है ना, छक्का मारने का गेम है, ठीक है। T20 6 का गेम है, हाँ या ना, समझ में आया। इसका मतलब जो हेक्सागन होने चाहिए वो 20 होने चाहिए। देखो 20 हेक्सागन सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है ना। और 12 कितने, मतलब 5 मेंबर रिंग कितने होंगे, 12 होंगे, 12 पेंटागॉन्स होंगे। तो याद हो गया अभी, हाँ। नेक्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द 1 to 3 रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड में आपको याद हो, मैंने ये ग्रुप 13 में साफ साफ लिखवाया है, नोट्स आप चेक कर लेना एक बार, है ना, कि जो B2O3 है वो तो एसिडिक नेचर का होता है। इंटरमीडिएट वाले मतलब जैसे ऐसा है ना, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये तो क्या, इसका ऑक्साइड बोरॉन का एसिडिक होता है। इन दोनों का क्या होता है, एम्फोटेरिक, और इन दोनों का क्या होता है भाई, बेसिक होता है, क्योंकि इधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया है, ठीक है। तो Al2O3 Ga2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, B2O3 एसिडिक होता है, In2O3 और Tl2O ये क्या होता है, बेसिक होता है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, बोल दो। बोरॉन ट्राई ऑक्साइड मतलब B2O3 एसिडिक, सही है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, ये भी सही है। ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैल्यूमिरेट आर बेसिक, नहीं थैलियम आर, यहां पे स्पेस आएगा, थैलियम आर बेसिक, है ना, ये भी सही है। मतलब 1 to 3 तीनों ही क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब जेईई मेन में आया हुआ और आगे भी आएगा, ठीक है। रिपीट ही होंगे क्वेश्चन पी ब्लॉक के, नया नहीं आएगा कुछ। आयोडीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3 टू यील्ड Y along with other products। याद करो I2 जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता था तो मेन प्रोडक्ट बनाता था भाई, देखो भाई HiO3, और साथ में क्या बनेगा भाई, NO2 बनेगा। क्यों, क्योंकि जब भी, ध्यान समझेंगे, I2 क्या एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल अगर HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NO2 कैसी बनाएगा, चाहे तुम HNO3 कैसा भी ले लो, ठीक है। हाँ, NO2 बनाता था और साथ में क्या बनाता था, पानी बनाता था, ठीक है। तो हमसे बोला है कि टू यील्ड Y along with other products, तो ये हो गया अपना Y, मेन प्रोडक्ट हो गया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन Y यही क्यों है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी पूछी जा रही है, आयोडीन की पूछी जा रही है Y में। तो Y फिर ये हो सकता है क्या, इधर तो आयोडीन नहीं है, मतलब Y अपना ही है, निकाल दो, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। नाम भी याद करना, ऐसा एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन कैन रिएक्ट विद HNO3, तो सिर्फ आयोडीन ही रिएक्ट करता है ना HNO3 के साथ, ये भी याद रखना है। यहां पे चलो क्या हो जाएगा, +1 + x - 6 = 0, है ना। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू यहां से आएगा +5, मतलब आंसर क्या आएगा, डी। क्लियर, हाँ या ना, हाँ। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस। द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज, कौन सा ऐसा क्लोराइड है जो हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन क्लास नोट्स में आपके अवेलेबल है, देख लो। सब 2020 के क्वेश्चन है, 2020 2019, है ना, और पिछले IIT में आए हुए सब क्लास नोट्स में कराया हुआ है, ठीक है। CCl4 याद करो, चूंकि कार्बन के पास अब कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना चुका है, और चूंकि कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता, मींस ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। रीजन क्या है, हाइड्रोलाइज कैसे होगा भाई, ऑक्सीजन जो है वाटर का वो अपना लोन पे डोनेट करे वैकेंट ऑर्बिटल में, तब हाइड्रोलाइज होगा कोई, ठीक है। तो CCl4 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, ओके। हाँ, नेक्स्ट कहा जा रहा है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड मतलब XeF6 ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस कंपाउंड X and Y। देखो ग्रुप 18 अगर आपको याद हो, मैंने बोला था क्लास में कि 10 मिनट में खत्म, और है ना, शुरू खत्म 10 मिनट में हो जाता है। और जो ग्रुप 18 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, ठीक है।
चाहे वो अपना XCF2 हो, चाहे XCF4 का हाइड्रोलिसिस हो, चाहे फिर XCF6 का हाइड्रोलिसिस हो। चलो ध्यान समझते हैं, XCF6 का हाइड्रोलिसिस पढ़े हो, पार्शियल भी होता है और कंप्लीट भी होता है। तो देखो पार्शियल का मतलब क्या होता है कि यहां पे H2O 1 ले लो या फिर 2 ले लो, इसको बोलते हैं पार्शियल। जैसे ही 3 लिया तो क्या हो गया, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया। रिएक्शन लिखना बहुत आसान है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सिंपल। सबसे पहले आप साइड प्रोडक्ट HF बना लो, कितने बन सकते हैं। तो इस केस में 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन यहां से उठाओ, 2 ही HF मैक्सिमम बन सकता था। 2 हमने बना दिया, बाकी बचा खुचा एक साथ लिख दो। बाकी बचा खुचा क्या है, Xc बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया और 2 फ्लोरीन यहां से गया उधर। ठीक है, बचा क्या यहां पे F4, है ना। इस 2 रिएक्शन क्या बोलेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहां पे देखो 4 हाइड्रोजन है तो 4 HF बन सकता है, बना दिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे, बचा खुचा एक साथ लिख देंगे XeO, है ना। 4 यहां से फ्लोरीन तो चला गया, बचा क्या 2 फ्लोरीन, तो XeOF2, है ना। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 के। ठीक है, अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में भी सेम कहानी करना है। कितने यहां पे HF बन सकते हैं, 3 गुना 2, 6 हाइड्रोजन है तो 6 HF बन सकते हैं ना, क्योंकि हर एक HF में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 6 HF और प्लस क्या बचा, Xc बच गया, है ना। यहां पे देखो 3 ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, यहां पे भी भाई 2 ऑक्सीजन बचा है, XeO2F2। ठीक है, और उसके बाद देखो फ्लोरीन 6 के 6 यूज हो चुका था। यहां पे क्या है, XeO3 कंपाउंड बना जो कि एक्सप्लोसिव होता है, ये भी समझ लेना है ना। कई बार ऐसा पूछ देगा कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हमने, है ना, हाइड्रोलिसिस कराया है ना, एक कंपाउंड बना है जो कि एक्सप्लोसिव है, तो उसका स्ट्रक्चर और जेनॉन का उसमें हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो ये सब बता सकते हो आप। नेक्स्ट द नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स and the oxidation state of phosphorus atom in pyrophosphoric acid respectively are। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड पूछा है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस पूछा है, किसमें, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में। कैसे निकालेंगे बताओ, पायरो का मतलब क्या होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फुल डिटेल मालूम होना चाहिए। ठीक है, पूरे ही ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस का फुल डिटेल मालूम होना चाहिए। रट्टा आप यहां पे नहीं मार सकते, थोड़ा सा आपको समझ के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से एग्जैक्टली तुम रट्टा नहीं मार सकते हो। ठीक है, जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोला तो इसका स्ट्रक्चर आप याद नहीं रख सकते हो, इसको आप एग्जाम में आए तो बना सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो ध्यान समझते हैं कि अपने एग्जाम के लिए 2 एलिमेंट का ऑक्सी एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फास्फोरस और सल्फर का। ठीक है, अब देखो कि दोनों ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स में 2 सीरीज एग्जिस्ट करते हैं, एक अस वाला और एक इक वाला। जैसे फास्फोरस के केस में फास्फोरस एसिड सीरीज और एक होता है फास्फोरिक एसिड सीरीज। ठीक है, दोनों ही एग्जिस्ट करता है और वहां पे कुछ प्रीफिक्स लगेंगे, दिखाई देंगे आपको, हाइपो, पायरो, समथिंग ऐसा। तो देखो हाइपो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब क्या होता है, ये हम समझेंगे। पायरो का मतलब होता है कि जो अपना ओरिजिनल कंपाउंड है, जैसे फास्फोरस एसिड सीरीज में फास्फोरस एसिड क्या होगा, ओरिजिनल कंपाउंड। फास्फोरस एसिड सीरीज कैसे हमें मिलेगा, ध्यान समझते हैं कि अपना H3PO4, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो फास्फोरस एसिड कैसे मिलेगा, एक ऑक्सीजन बस कम कर दो, मींस H3PO3 इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। हाँ या ना, सिंपल सी बात है ना। अस में एक ऑक्सीजन कम, इक में उससे एक ज्यादा। ठीक है, इक तो सबको याद होता है यार, फास्फोरिक एसिड H3PO4, हाँ या ना बोलो, ऑब्वियसली सबको याद होता होगा, H3PO4 को बोलते हैं। सिमिलरली जैसे आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज पढ़ेंगे सल्फर में, और सल्फ्यूरस एसिड सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हाइपो और पायरो का मतलब समझाते हैं। पायरो का मतलब होता है कि ओरिजिनल कंपाउंड में 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर को बाहर कर दो। हाइपो का मतलब होता है कि 2 से मल्टीप्लाई करके H2O2 को बाहर कर दो। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। हाइपो का मतलब होता है एकदम से कम। ठीक है, तो बताओ कम हमें कब मिलेगा, बताओ फाइनल प्रोडक्ट कम कैसे मिलेगा। सिंपल सी बात है कि उसमें माइनस ज्यादा करेंगे या कम। यहां पे देखो एक जगह H2O बाहर किया जा रहा है, एक जगह H2O2 बाहर किया जा रहा है। ज्यादा कौन बाहर हो रहा है भाई, H2O2, एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा यहां पे बाहर हो रहा है।
ठीक है, तभी हमारा फिर फाइनल प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो इन दोनों में पायरो और हाइपो में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो पायरो हाइपो का प्रीफिक्स कॉन्सेप्ट है वो हर जगह वैलिड है, सिर्फ यहां पे छोड़ के फास्फोरस एसिड सीरीज में जो हाइपो फास्फोरस एसिड होता है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन बाहर करने से मिलता है, इंटू 2 H2O2 करने से नहीं मिलता। बात समझ में आया क्या? बाकी हर जगह वैलिड है। तो ये सब फास्फोरस एसिड सीरीज है, तो हमने क्या किया, H3PO3 लिख दिया, ये बस एक याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे पायरोफॉस्फोरस एसिड बनाना है, क्या करेंगे, इंटू 2 H2O कर देंगे, तो H3PO3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, H6, उसमें 2 हाइड्रोजन बाहर, तो H4 हो गया, P2 रह जाएगा, ऑक्सीजन कितना होता है 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 और एक ऑक्सीजन बाहर, तो H4P2O5। हाँ या ना? अगर इनके मान लो मुझे स्ट्रक्चर्स बनाने, जैसे पायरोफॉस्फोरस एसिड है, पायरोफॉस्फोरस एसिड है, इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ये कहानी आप याद रखोगे, स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले आप H3PO3 के 2 यूनिट लिख लो, है ना, और H2O बाहर करो। H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, P डबल बॉन्ड O बना लो। देखो फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, फास्फोरस डबल बॉन्ड O पहले लिख दो, उसके बाद ओरिजिनल कंपाउंड को प्यार से देखो कि फास्फोरस और एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है, बचा 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। OH के जितने कपल बना सकते हो बना दो, तो 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है, तो OH कपल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 हाइड्रोजन सिंगल मरेगा। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, क्या बाहर करेंगे, H2O कैसे बाहर होगा, OH यहां से बाहर कर दो, तो है ना, तो H2O क्या हो गया बाहर। फाइनल प्रोडक्ट कैसे अब लिखेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज, बस जो किया है कहानी उसके बाद लिख दो H, ये OH का कुछ नहीं हुआ, इससे भी डायरेक्ट कौन जुड़ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, OH और H, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो यहां पे क्या है, POP बॉन्ड है, POP बॉन्ड है, POP लिंकेज है, वो भी एक। हाँ या ना? समझ में आता नहीं आता है, आना चाहिए। नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड सीरीज। तो फॉस्फोरिक एसिड सीरीज में देखो अपने को क्या पढ़ना है, जैसे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है तो क्या करना है, इंटू 2 H2O2 करेंगे। जैसे H3PO4 में इंटू 2 करोगे तो H6 पहले होगा, 2 हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बच गया, ये H4 बच गया। उसके बाद P तो क्या हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन हुए थे 2 मल्टीप्लाई करने पे 8, जिसमें 2 बाहर कर देना, तो H4P2O6। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करना है, सिंपल, H3PO4 का 2 यूनिट लो और H2O2 बाहर कर दो। तो H3PO4 कैसे बनाओगे, P डबल बॉन्ड O लगा दिया, उसके बाद 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, यहां पे क्या हो जाएंगे, तीनों OH के कपल ही बन जाएंगे, है ना। इसको 2 बार लिख दो, इसको 2 बार लिख दो, क्या बाहर करना, H2O2 कर दिया, बाहर कर दो, क्या बन जाएगा, फटाफट बताओ, P डबल बॉन्ड O, इससे लगा 2 OH रह गया और इससे लगा भी 2 OH रह गया। यहां पे PP लिंकेज है, तो आप याद नहीं कर सकते कहां पे क्या है यार, आप बना सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है, क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड 2 से मल्टीप्लाई करो, H2 बाहर करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे H6, 2 हाइड्रोजन बाहर करना है तो H4, P2 रह जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन हो जाएगा 8, उसमें 1 ऑक्सीजन बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, O7। H4P2O7 को क्या बोलेंगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, 2 H3PO4 है ना, लिख दो पहले इस तरीके से, लिख दिया। उसके बाद क्या बाहर करना है बताओ, H2O बाहर करना है, ठीक है, H2O बाहर कर दो। अब स्ट्रक्चर फाइनली आ जाएगा आपका, ठीक है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये क्या हो गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का आ गया भैया ये स्ट्रक्चर। अब हमें देखो पूछा किसके बारे में था, किसके बारे में पूछा था, देख लेते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में पूछा था, बोला कि द नंबर ऑफ POH बॉन्ड, तो पहले काउंट कर लो POH बॉन्ड इसमें कितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिख रहा है, दूसरा, अरे दिख रहा कि नहीं सबको, ये बता मुझे, दिख रहा होगा यार, दिख रहा होगा, एक ये, 2 3 4 तो यहां पे क्या हो गए, POH बॉन्ड हो गए। तो क्या इससे अपना ऑप्शन कुछ सही हो सकता है क्या, POH बॉन्ड पहले लिखना है तो 4, यहां भी 4, मतलब ये तो 5 वाला तो नहीं होगा, 4 4 वाला ही होगा,
ठीक है। उसके बाद कहना है अपने को कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में है ना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस कितना है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो नॉर्मल जो कैलकुलेशन है उससे कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर से भी डायरेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल से देखें तो +4 + 2x -14 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x दिस इज इक्वल टू व्हाट 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी +5 आएगी। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, इसलिए नॉर्मल मेथड से ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे भी आंसर सही आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल दिया, ये जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उनको पता होगा मैं क्या बोला, जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूं। देखो हर एक एलिमेंट का एक रेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है, फास्फोरस कभी भी +7 +8 ये सब में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। तो मान लो आपने नॉर्मल मेथड जो पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, उससे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला मान लो सल्फर के कंपाउंड में, और उससे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 8, इसका मतलब फिर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड नहीं लगाना है। लेकिन अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है +5 आ रहा है तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं। रेंज से अगर बाहर आ गया नॉर्मल मेथड लगाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का, तो फिर वो मेथड नहीं लगाना है, फिर हमें स्ट्रक्चर से काम करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहां पे हमने नॉर्मल मेथड लगाया, x क्या आया +5, जो कि हो सकता है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब क्या है कि अपना आंसर डी आएगा। 4 तो हो गए POH और 5 क्या हो गया भाई ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, फास्फोरस का। बात समझ में आया? तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स क्या हो गए आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि जैसे पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग POP बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 2 ही सीरीज है, फास्फोरस एसिड सीरीज, फास्फोरिक एसिड सीरीज, चेक कर लो। ठीक है, अब ऐसे आपके माइंड में होना चाहिए बात एकदम क्लियर। कहां कहां देखो POP मिल रहा है, POP अपने को हाइपो में मिलने कम चांस होगा क्योंकि वहां पे H2O2 बाहर हो रहा होगा, पायरो में मिल सकता है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां भी मिल रहा है, हाइपो फास्फोरस एसिड में मिल रहा है, लेकिन फास्फोरिक में PP बॉन्ड मिल रहा है, तो PP लिंकेज भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल बात मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको हिट एंड ट्रायल लेना पड़ेगा, एग्जाम में आया तो आप याद नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। में बता देता हूं, क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड नहीं है यहां पे, लेकिन मैं बताता हूं, आता तो ये भी है। देखो H2SO4, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मुझे लिखना है सल्फ्यूरस एसिड, तो इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो क्या बन गया H2SO3। इसको हम क्या बोलेंगे सल्फ्यूरस, इसको हम क्या बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। अब अगर मान लो मुझे बनाना है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके H2O2 बाहर करेंगे, फॉर्मूला क्या आ जाएगा H2S2O4, सॉरी हाँ H2S2O4 आएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड या फिर डाइथायोनस एसिड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर अभी देखो सब बना होगा नीचे, अभी मैं बनाने रहा हूं। ठीक है, समझाता हूं। पायरोसल्फ्यूरस एसिड कैसे बनाएंगे, × 2 - H2O। ठीक है, चलो अब स्ट्रक्चर बना दो। जैसे इसका × 2 - H2O करोगे तो क्या आएगा H2 × 2 क्या हो गया H4, H4 से 2 हाइड्रोजन बाहर, मान लो H2 बचा, H2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ऑक्सीजन हुआ 6, एक ऑक्सीजन बाहर करो तो 5। H2S2O5 को क्या बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एक चीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सल्फ्यूरस एसिड सीरीज जब हम बनाएंगे, जितने भी सल्फ्यूरस एसिड हैं सब में SS लिंकेज होता है। सल्फ्यूरस में SS लिंकेज होता है, फ्यूरस में SS लिंकेज होता है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से नहीं बना सकते। देखो फास्फोरस के जितने ऑक्सी एसिड्स हैं सबके स्ट्रक्चर वैसे ही बनेंगे जैसे उनके प्रीफिक्स हैं। जैसे × 2 - H2O, तो 2 स्ट्रक्चर लिखा, -H2O करके स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन जैसे सल्फर की अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में, तो भी वही रूल फॉलो होगा, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड सीरीज स्पेशल है। यहां पे आपको ध्यान रखना है पहले कि SS लिंकेज बना देना है, उसके बाद जितने OH है वो लिख देना है, फिर ऑक्सीजन की बात करनी है बचे खुचेगी। जैसे अगर हम H2S2O5 का स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसा मत करना कि 2 H2SO3 का स्ट्रक्चर लिखा है ना और उसमें से H2O बाहर कर दिया, दिक्कत हो सकता है तुम्हें। ठीक है, सिंपल सी बात है, करना क्या अपने को, करना क्या है
सबसे पहले SS लिंकेज दिखा देंगे, उसके बाद ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 2 OH पेयर बन सकता है ना, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन के साथ, तो 1 OH इसके पास, 1 OH इसके पास, ठीक है। अब देखो क्या क्या यूज हो गया, 2 हाइड्रोजन यूज हो चुका है, दोनों सल्फर यूज हो चुका है और 2 ऑक्सीजन यूज हो चुका है, तो मतलब बचा अब कितना, 3 ऑक्सीजन बचा है। क्या करेंगे, पहले तो एक डबल बॉन्ड हो यहां पे लगा दो, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एक जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो किसी भी सल्फर पे लगा दो। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5, जहां पे क्या प्रेजेंट है, SS लिंकेज प्रेजेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है ना, SS लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। अब हो सकता है H2SO5 ना देके वो ऐसा भी लिख सकता है H2O5 2-, ये अगर नहीं भी रहे H+ तो क्या होगा, इधर O- रहेगा, ये नहीं रहे तो इधर O- रहेगा, तो ये तो लिंकेज तब भी है, क्लियर, हाँ या ना। H2S2O4 कैसे बनाएंगे, SS पहले बना दिया, फिर 2 OH पेयर बन सकता है, दोनों ही सल्फर पे एक OH लगा दिया, फिर क्या करना है भाई, कितने ऑक्सीजन बचे, 2, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन उसके साथ, H2S2O2 यहाँ पे पहले तो देखो एक ही सल्फर है, H2S2O2, हाँ 2 सल्फर है, ध्यान से समझेंगे, 2 सल्फर है और यहाँ पे 2 OH पेयर बन सकते हैं, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड होगा और फिर 2 OH इससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, सिंपल ऐसा होगा। तो सल्फ्यूरस एसिड टेढ़ा है, रिवाइज अच्छे से करके जाना, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज अगेन सस्ता वाला है ये, है ना, और पूछा जाता है इधर से कि पेरोक्सी बॉन्ड किधर है किधर नहीं है, ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है, ध्यान समझेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 हो गया, है ना। अगर मुझे पायरो सल्फ्यूरिक बनाना है तो पायरो मतलब × 2 - H2O, अगर मुझे हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो तो × 2 - H2O2, ठीक है। चलो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ही ओलियम बोलते हैं, × 2 - H2O करोगे तो फॉर्मूला आएगा H2S2O7। एक चीज और ध्यान देना कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में 2 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ H2 बाहर करें तो बनेगा क्या अपना स्ट्रक्चर, H2S2O8, देखो ना यार, इससे 2 से इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो H4, उसमें H2 बाहर कर दो, S2 एज इट इज रह गया, O4 × 2 O8। H2S2O8 को बोलते हैं मार्शल्स एसिड या फिर इसको बोलते हैं पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है ना, इनका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। चलो स्ट्रक्चर मैं बाद में बताता हूं, सबसे पहले डिस्कस कर लूं एक और ऑक्सी एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो है कैरोज एसिड, है ना। कैरोज एसिड मतलब इसमें जस्ट एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ये रट्टा मारने कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम याद रखना है इसका, ये और फॉर्मूला H2SO5 को कैरोज एसिड बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पेरोक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट, तो कैसे बताना है स्ट्रक्चर बना के, जैसे अगर हम मान लो हम बात करें मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 2 H2SO4 पहले बना लो, S डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया एक H2SO4, फिर दूसरा बना लो S डबल बॉन्ड OH और इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया। क्या माइनस करना है, H2 क्या कर दो यहां से माइनस, ठीक है, यहां से करेंगे H2 माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे S डबल बॉन्ड O OH, सल्फर से कौन जुड़ गया भाई, यहां पे ध्यान से देखेंगे ऑक्सीजन से फिर कौन जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, सिंगल से, क्यों, ये ऑक्सीजन इधर भी बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, S डबल बॉन्ड O OH, हाँ या ना, दिख रहा है क्या, हाँ। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या है, पेरोक्सी लिंकेज है, मींस मार्शल एसिड में क्या होता है, एक पेरोक्सी लिंकेज एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर हम देखें ओलियम में H2S2O7 में, तो क्या यहां पे पेरोक्सी लिंकेज मिलेगा, देखते हैं। क्या करना है, 2 H2SO4 लिखना है, H2O बाहर कर देना है, तो कैसे करेंगे भैया, देखो S डबल बॉन्ड OH, उसके बाद S डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, क्या बाहर करना है बताओ, H2O मतलब इसको बाहर कर दिया, बहुत बढ़िया, बाहर कर दो और स्ट्रक्चर लिख दो, फाइनली क्या आएगा, S डबल बॉन्ड OH O, इससे जुड़ जाएगा सल्फर डबल बॉन्ड O OH। बताओ यहां पे क्या लिंकेज है, SOS है ना, यहां पे SS, देखो SS तो सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेगा ही नहीं, SS लिंकेज सिर्फ सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में मिलेगा। अब चेक कैसे करना है कि गिवन फॉर्मूला सल्फ्यूरस एसिड सीरीज का है, तो हिट एंड ट्रायल लगा लेंगे कि H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड × 2 - H2O, एक बार करके देखेंगे वो आ रहा है कि नहीं, × 2 - H2O2 करके देखेंगे वो आ रहा है कि नहीं, ऐसे, ठीक है, सिंपल। तो यहां पे ऑक्सी बॉन्ड नहीं है। अब आता है कैरोज एसिड, तो यहां पे तो कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन जोड़ना है, पहले H2SO4 आप लिख लो, ठीक है,
अब लिख लिया। अब एक ऑक्सीजन जोड़ना है, कहां पे जोड़ेंगे? सल्फर ऑलरेडी 6 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है, तो सल्फर तो भाई अब कहां से ऑक्सीजन को ऐड करेगा? तो ये ऑक्सीजन बोलता है कि हमारा भाई तो है, हम ऐड कर लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहां भी क्या है, एक पेरोक्सी लिंकेज एग्जिस्ट कर रहा है। पेरोक्सी मींस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज। क्लियर है या ना? तो आई होप कि मैंने आपको ऑक्सी एसिड समझा दिया है बहुत ज्यादा प्यार से, देख सकते हो आप, ठीक है। देखो सल्फर के इधर है, दिख रहा है, और फास्फोरस के इधर, फास्फोरस के इधर। एक चीज और बताता हूं कि अगर आपसे बस ये पूछा जाए कि कहां पे पेरोक्सी लिंकेज है, नहीं है, आप क्या करो ना, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करो। जैसे जैसे H2SO8 है ना, बोला कि इसमें पेरोक्सी लिंकेज है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, नॉर्मल मेथड लगा के सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1 प्लस 2 सल्फर है तो 2 इंटू x है ना, प्लस 8 गुना -2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2 + 2x और -16 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया भाई, 2x इक्वल टू 14, x की वैल्यू क्या आ गई, +7 आ गई। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है? नहीं। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, +6 तक सल्फर, इससे आगे नहीं जा सकता। मींस जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकाला है वो गड़बड़ है, उल्टा पुल्टा आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज जरूर प्रेजेंट होगा, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगा, उससे कम होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कम आएगा। तो समझ में आ गया, क्योंकि रेंज में जब नहीं आया सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझ में आ गया कि भाई इस कंपाउंड में फिर क्या है, पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम देखें H2S2O7, तो अगर आपसे पूछा कि H2S2O7 मींस ओलियम में पेरोक्सी लिंकेज है, तो देख लेते हैं, 2 इंटू +1 प्लस 2x और प्लस 7 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 2x प्लस, देखो -14 और +2 क्या हो गया भाई, -12, दिस इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई, +6 आई। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो ही सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है, मींस पेरोक्सी लिंकेज नहीं है ना, रेंज में आ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट तो पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, हमने यही देखा भी था। यहां पे देख लो SOS लिंकेज है, पेरोक्सी तो नहीं है। क्लियर? तो आई होप कि ऑक्सी एसिड मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और जितना वर्किंग मेथड मैंने क्लास में आपको समझाया था प्यार से, वो सब तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली यार। देखो कोई भी मेटल हो, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 बनाएगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो पहले डाइल्यूट देन कंसंट्रेट, ये भी एग्जाम में देखना है। तो मतलब हमें सेकेंड बारी में क्या दिखना चाहिए, NO2 दिखना चाहिए एक ही ऑप्शन में। और वैसे भी आपको याद है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ जो Fe था और Zn था, ये N2O गैस प्रोड्यूस करता था, बाकी मेटल्स NO गैस प्रोड्यूस करते थे, याद करो। हाँ, नेक्स्ट, विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो ध्यान से समझेंगे सब, यहां पे है ना, क्या लिया भाई, नोबल गैसेज है, ठीक है। अब इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच बस क्या वंडरवाल फोर्स ही एग्जिस्ट करेगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पूछे, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच है ना फोर्स हमें देखना होता है बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि वंडरवाल फोर्स ही दो मॉलिक्यूल के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, इसको तोड़ना है ना, इसको तोड़ने में जितना ज्यादा टेम्परेचर लगे बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब देखो हमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना, मतलब वंडरवाल फोर्स कहां पे मैक्सिमम होगा। वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ इन सब में, तो लिख लो पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज है ना, अगरकर 0 रन, सबसे नीचे कौन है, जेनॉन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम होगा, इसलिए इसमें इनके मॉलिक्यूल मतलब जेनॉन मॉलिक्यूल के बीच वंडरवाल फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना, बशर्ते हीलियम मॉलिक्यूल से या फिर नियॉन मॉलिक्यूल से या क्रिप्टन मॉलिक्यूल से, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, जेनॉन का आएगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज मोस्ट रिएक्टिव। याद करो इंटर हेलोजन कंपाउंड पढ़ा था, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स, है ना, ICl। रीजन आपको ऑलरेडी मैंने बताया, क्योंकि यहां पे क्या है, जैसे ब्रोमीन देखे तो क्या है भाई, सिमिलर p ऑर्बिटल के है ना ओवरलैपिंग से यहां पे बॉन्ड बनेगा। आयोडीन यहां भी क्या होगा भाई, आयोडीन का जैसे क्या होगा 5p और दूसरे आयोडीन का भी 5p, तो इनके ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे। जबकि जब हम इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब दो डिफरेंट हेलोजन के बीच बॉन्ड बनता है तो वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब डिफरेंट टाइप। जैसे यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन का तो होगा 5p और क्लोरीन का क्या होगा 3p, तो इनके ओवरलैपिंग से बनेगा, तो ये इतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा।
इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। ओजोन रिएक्ट्स विद SO2 टू गिव SO3, सिलिकॉन रिएक्ट्स विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव Na2SiO3 एंड H2, ये तो कंफर्म है कि ट्रू है। Cl2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ NH3 टू गिव N2 एंड HCl, ना जी NCl3 बनता था, यही अपना क्या आ गया, फॉल्स आ गया। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो आंसर सी आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर चारों ऑप्शन कंफर्म नहीं भी हो तो भी आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें इसमें लिखी होगी जिससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आज का क्लास जो कि अब होता है खत्म। सो गाइस पी ब्लॉक मुझे लगता है कि आप रिवाइज कर लोगे अब नोट से, बाकी जो बचा खुचा है जैसे क्लोरीन का प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्ट्रक्चर, मतलब मेनली मैंने 80-90% जो है पी ब्लॉक जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो मैंने यहां पे कवर कर दिया। 10% जो है वो भी आपके नोट्स में ही है, जो मार्क कराया भी हुआ है उसी को पढ़ के जाना है ना, कहानी बन जाएगी। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।